हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स की। दोस्तों, हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी किसी नए साइंस का, नए सब्जेक्ट का प्रादुर्भाव होता है या ऐसी किसी चीज़ के बारे में डिस्कवरी की जाती है जो इस दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बताया हो, तो ऐसे नए सब्जेक्ट्स को, नए विचारों को तुरंत से स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ। उस समय कोई भी नहीं जानता था आनुवंशिकी क्या है या जेनेटिक्स क्या है, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं या जाते हैं। उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने बगीचे में लगी मटर पर कुछ प्रयोग किए। मटर का पौधा वैसे सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, दैट मीन्स उसका जो फ्लावर है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग को ही बढ़ावा देता है। खैर, उन्होंने मटर के कुछ गुणों को लिया। उन्होंने देखा कि मटर के कुछ पौधे जो हैं वो बड़े टॉल या लंबे होते हैं और कुछ जो हैं वो ड्वार्फ होते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने उनकी पहले ट्रू ब्रीडिंग कराई, दैट मीन्स बिल्कुल जो लंबे पौधे थे उनको लगातार लंबे ही सेल्फ ब्रीडिंग के थ्रू प्योर लाइन्स उत्पन्न की। उसके बाद उन्होंने ड्वार्फ प्लांट्स जो थे उनको भी इसी प्रकार से ट्रीट किया और इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कराया और उसके फलस्वरूप जो उन्हें पौधे मिले वो सारे के सारे लंबे थे। इस जो लंबी प्रजाति इनको मिली या जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, इनको फिर अगेन उन्होंने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया। पहले उन्होंने लंबे और छोटे पौधों का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया था जिसके फलस्वरूप उन्हें लंबे पौधे मिले। इन लंबे पौधों को उन्होंने दोबारा सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया। मेंडल ने पीज या जो मटर थे उनके विभिन्न गुणों को लेकर प्रयोग किए, जैसे कि उनकी लंबाई और उनके बीजों का रंग, उनके फ्लावर्स का कलर्स, ऐसे अलग अलग चीज़ों को लेकर विभिन्न प्रयोग किए तथा 1866 में 1866 में उन्होंने ये प्रकाशित किए। लेकिन क्योंकि उस समय इन चीज़ों को कोई भी नहीं जानता था, किसी ने उनके प्रयोगों को या उनके इस प्रकार के जो उनको निष्कर्ष मिले उनको स्वीकार नहीं किया, वो टोटली इग्नोर कर दिए गए। जैसा कि हमेशा एक नई विधा, एक नए साइंटिस्ट या एक नई चीज़ लेकर आने वाले के साथ होता है। ऐसा ही कुछ मैंने अपनी एक न्यूटन की जो बुक लिखी थी, आइजक न्यूटन की, उस दौरान भी मैंने यही पाया था कि न्यूटन के जो विचार थे, जो उन्होंने नए विचार रखे थे, तब दुनिया में कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्हें भी पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। लाइकवाइज मेंडल के साथ हुआ। बहरहाल उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों के बाद उनके इस कार्य को प्राथमिकता दी गई और उसे सराहा गया। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मेंडल ने किस प्रकार के प्रयोग किए थे और उनसे उन्हें क्या परिणाम प्राप्त हुए थे। इसमें सबसे पहला हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने मटर के केवल एक गुण को लेकर और उसके साथ प्रयोग किए। हेलो, लेट्स टेक अ लुक ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस which Mendel did on the piece of his garden. Mendel took two characters, tall and dwarf. एक तो उसने बहुत लंबे पौधे लिए मटर के, दूसरे उन्होंने बहुत छोटे लिए और ये इंश्योर किया कि उसके पहले ये जो थी ये प्योर लाइंस थी। प्योर लाइंस मीन्स काफ़ी समय तक ये टॉल पौधों को आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइज करा के इन्होंने एक प्योर लाइन टॉल की और एक ड्वार्फ की ले ली थी। जब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया या हाइब्रिडाइजेशन कराया तो व्हाट ही कुड फाउंड, ऑल टॉल प्लांट्स, उनको सारे ही लंबे पौधे मिले। बड़े आश्चर्य की बात थी कि इसमें ड्वार्फ पौधा शामिल था, बट देयर वर नो ड्वार्फ प्लांट्स, ओनली टॉल प्लांट्स वर देयर इन द F1 generation. Now, what did he do next? Then he allowed all the tall plants of the F1 progeny to self-fertilize. That means इनका आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो टॉल प्लांट्स थे इनके अपने ही पौधों में, अपने ही फूलों के बीच में फर्टिलाइजेशन करा के एंड देन उसके बाद जो इनको उससे सीड्स मिले उन्हें ग्रो किया तो उन्हें पता चला कि उसमें उन्हें कुछ तो टॉल प्लांट्स मिले और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स मिले। और अगर देखा जाए जितने उन्हें टोटल इसमें प्रोजेनी मिली थी F2 प्रोजेनी, उसमें 3:1 का रेशो मिला। मीन्स अगर हमें 4 प्लांट्स मिले
मेंडल को, तो उसमें से 3 जो थे वो टॉल थे और 1 जो था वो ड्वार्फ था। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन देखकर मेंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि देयर माइट बी सम ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। ट्रेट्स उन्होंने उन चीज़ों को कहा कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर प्लांट की हाइट ली थी, इसको उन्होंने कहा ट्रेट, क्योंकि ये एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो ट्रेट है, ये इसको गवर्न करने वाली कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर पर्टिकुलर मौजूद है। एंड सेकेंडली, ये जो ट्रेट है ये 2 तरीके से यहाँ अपने आप को शो कर रहा है। तो इनमें से एक न एक जो इसकी चीज़ है वो डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है। दैट मीन्स अगर इनमें से टॉल पौधा मौजूद है या जो हाइट अगर इसकी ज़्यादा मौजूद है तो वो हमेशा अपने आप को शो करेगा डोमिनेंस में। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब इन्होंने इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया F1 जनरेशन को, जो कि पूरी की पूरी टॉल थी, बट दिस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। तो इससे मिले हुए जो टॉल प्लांट्स थे, जब इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है ड्वार्फ कैरेक्टर अगेन उनको यहाँ पर मिल रहा है। Now if we see the genotype of the tall and dwarf, at that time Mendel didn't know about the genes or genotypes. So what did he call? He called them as a factor. So this was denoted by, suppose, T and T, the tall, and the dwarf was denoted by small t and t. So these are the homozygous plants. Homozygous means both the factors or the alleles of that particular gene are same. So they will produce T and T here and the same kind of gametes. Means only capital T gametes would be produced by this TT, capital TT or the tall plant, and only small t gametes would be produced by the small t, that is the dwarf plants. Now after hybridization, what has happened? When there is a gamete formation and after the fertilization, when there is zygote formation, the combination we obtained is capital T and small t. Now this capital T and small t, as Mendel said that one of them is dominant. So we can see that the capital T or the tallness of the plant is dominant over the dwarfness of that particular plant, that is denoted by small t. So T, this is tallness is dominant and the other character dwarfness is recessive. Now what happened? When the self fertilization was there, 2 different kind of gametes were produced, that is capital T and small t, and again capital T and small t, because now this plant is heterozygous. Heterozygous means it is this is having 2 different types of gametes, and here this is a homozygous plants. Homozygous dwarf and homozygous tall. So now this is producing 2 different kinds of gametes. Now what can be the result? So after the self fertilization in F1 generation, he could get this kind of combinations. That means in F2 generation, these are the possible combinations: capital T small t, capital T small t. So combination of both capital T would produce a tall plant, phenotypically both and genotypically. In the same manner, here it is a capital T, but either this is a small t. So combination of this again will produce a phenotypic tall plant, because capital T or the tallness is a dominating character. Secondly, if we take this particular gamete, the possible combination with capital T will again give it a tall plant, while the combination of a small gamete, small t with a small t, this combination will produce a dwarf plant, because both the recessive these factors or alleles are there and no dominance of tallness is there. So we could get a dwarf plant over here. So if we see phenotypically, what is the ratio? Phenotypic means by appearance. So phenotypic ratio was
3:1. That means one tall, second tall, third tall. So 3 tall plants and only 1 dwarf plant. This is the phenotypic ratio. While if we go for the genotypic analysis, the genotypic ratio, so genotypically one pure capital TT, then this is a hybrid capital T small t. These 2 plants are there. So 1:2 S2 pure dwarf, pure small t small t. So we can say that we could get a 1:2:1 genotypic ratio for this particular monohybrid cross, while we could get a 3:1 phenotypic ratio. Now based on these experiments, Mendel produced some laws. The first law is called, which is controversial. Some say that it should be included in Mendel's law, the law of, or the principle of dominance. But this is controversial whether it should be called a principle or not. So principle of dominance, what does it say? That in a heterozygous condition, heterozygous plant, both the alleles, if 2 kind of alleles are present, so one may be dominant and it can hide the presence of another allele or factor, as in case of capital T and small t. So this is a dominant and this is the recessive. And next, based on this particular experiment, the second law or the main law is called the principle of segregation. Principle of segregation or the law of segregation. This tells us about that if 2 alleles or 2 gametes are present there, whether it is TT or capital T small t, they will segregate into different gametes. At the time of gamete formation, their segregation is totally independent of each other and they will totally segregate into different gametes. So this is called the principle of segregation. Now in a dihybrid cross, Mendel took 2 characters. One was seed color and second was seed texture. 2 plants of different seeds. That means the seed color was yellow and in another plant the seed color was green. In the same plant in which the yellow colored seeds were there, the texture was yellow and round. And the another in which the green colored seeds were there, they were having the wrinkled texture. So these 2 characters means yellow and round, and the second plant was having green and wrinkled. So he crossed these plants, means he was taking 2 characters at this time and he took these 2 plants and cross breed them, or cross hybridization was done. After this, the seeds were allowed to produce the F1 generation, in which he could get all yellow and round textured seeds. Means again the only one plant which was having a yellow and round seeds, this was dominant and this was showing all the plants are having phenotypically, they were of yellow and round. Now this particular F1 generation was allowed to self-fertilize. When these were self-fertilized, after that they could produce this particular ratio of different types of plants. Means plants having yellow and round texture, the plants which were having seeds of green and round texture, some plants were having yellow but wrinkled seeds, and some plants were having green and wrinkled seeds. So these
2 plants were used as a mother plant, and after that we could get different kind of combinations over here. And if we take a ratio of all these plants, they were in a ratio of 9:3:3:1 after the self fertilization. So depending upon this, Mendel gave his second law. Now if we look at the dihybrid cross means in which 2 characters were taken at the time. One was the seed color, which was yellow and green, and the other was seed texture, which was round and wrinkled. So if we take this genotype like this, we can consume that capital GG is denoting the yellow color and capital WW is denoting the round shape. So one plant was having this particular genotype and another was having small g for the green color of the seed, and small w is for wrinkled texture. Now if we cross hybridize this, we can get phenotypic plant which is looking like the only one parent which is having the yellow and round seeds. But after self fertilization of this particular plant, we could get different types of combinations. Suppose it is having a genotype of capital G, small g, and capital W and small w. So all these gametes, all these characters will get separated into these gametes, and we can find different kind of gametes: capital G and capital W, capital G, small g, capital W, small g, and small w. So all these combinations are shown in this particular diagram. As you can see, different type of combinations are there. So phenotypically we can get how many or of the yellow and round seeds these plants are having. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So this was the ratio of 9:2. Then another kind of combination were of 3:2, 3:1. So if we are having a total of 16 plants, this will give you 9:3:2, 3:1 ratio, out of which 9 and 1 are pure homozygous kind of plants which are typical or which are very much similar to their parental plants, while these combinations are the different combinations. And based on this second experiment, which is called the dihybrid cross, Mendel proposed another law or the principle which is called as the principle of independent assortment.